Last class we have understand concept of some price indexes, GDP deflator and consumer price index. GDP deflator prices by producer side, CPI prices by consumer side. GDP deflator under state cost of living, CPI our state cost of living. Best measure of inflation is consumer price index. Inflation is the condition of substantial and rapidly increase in the general price level, which cause a decline in the purchasing power of money. It measure in term of percentage increase in the price index per unit of time. तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट इन्फ्लेशन को डिफरेंट वे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. सम इकोनॉमिस्ट एक्सप्लेन करते हैं इन्फ्लेशन रिजल्ट ऑफ सप्लाई साइड फैक्टर्स, और कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो ट्रू इन्फ्लेशन होता है वो होता है आपके पास डिमांड साइड फैक्टर्स. देखिए सप्लाई साइड फैक्टर्स और डिमांड साइड फैक्टर्स का मतलब क्या होता है ये हम अंडरस्टैंड करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में. तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन अगर डिमांड साइड से राइज होता है, यानी कि अगर फैक्टर ऑफ डिमांड में से कोई भी फैक्टर एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करता है. एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, प्राइस लेवल इंक्रीज. तो फैक्टर ऑफ डिमांड की वजह से प्राइसेस आपकी राइज हो रही हैं. और फैक्टर ऑफ सप्लाई, any factor of supply that decrease aggregate supply. Aggregate supply decrease means aggregate supply curve shift leftward. Aggregate supply curve leftward shift होगा तो इससे क्या होगा? आपके पास प्राइस लेवल इंक्रीज. तो इन्फ्लेशन रिजल्ट ऑफ डिमांड साइड भी होता है, इन्फ्लेशन रिजल्ट ऑफ सप्लाई साइड भी होता है. डिमांड साइड जो इन्फ्लेशन होता है उसे कहा जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और सप्लाई फैक्टर की वजह से जो इन्फ्लेशन अराइज करता है उसे कहा जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ठीक है, जो किनीजियन इकोनॉमिस्ट हैं और कीन्स ने इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन किया था कि इन्फ्लेशन इज द रिजल्ट ऑफ एक्सिस एग्रीगेट डिमांड और द एग्रीगेट सप्लाई. और ट्रू इन्फ्लेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे. तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है फ्रेडमैन ना, तो फ्रेडमैन एक्सप्लेन करते हैं इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमेना. यानी कि जो आपके पास न्यू क्लासिकल्स हैं वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो अराइज कर रहा होता है वो मनी सप्लाई की वजह से आपका अराइज कर रहा होता है. और किनीजियंस क्या कह रहे होते हैं कि जो आपका इन्फ्लेशन अराइज कर रहा होता है वो ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन और किनीजियन इन्फ्लेशन को हम डिस्कस करते हैं. तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. तो कीन्स फोकस करता है रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स पे. गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तो गवर्नमेंट जब भी एक्सपेंडिचर्स कर रही होती है तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है आपके पास? इंक्रीज हो जाता है. एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज मीन्स एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट अपवर्ड. ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज का मतलब आपके पास क्या है कि एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी. प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर और बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा. गवर्नमेंट उनको प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करेगी, फंड्स प्रोवाइड करेगी, तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट राइट वर्ड. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज दिस मीन्स इस प्राइस लेवल के ऊपर अब एग्रीगेट डिमांड ये. ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इंक्रीज प्राइसेस. तो ये प्राइसेस क्या हो रही है आपके पास? इंक्रीज हो रही है. कीन्स इस इंक्रीज इन प्राइस को इन्फ्लेशन नहीं कहता. कीन्स कहता है कि ये जो राइज ऑफ प्राइसेस है ये नॉर्मल है. ये प्राइसेस अगर राइज नहीं होंगे तो प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट्स नहीं होंगे. प्रोड्यूसर को अगर प्रॉफिट नहीं होंगे तो प्रोड्यूसर सप्लाई इंक्रीज नहीं करेगा. एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट राइट वर्ड, प्राइसेस इंक्रीज, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करेगा, सप्लाई और आपकी इंक्रीज होगी और प्राइस लेवल आपका इस पॉइंट पर रह जाएगा. ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करेगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व और आपकी इंक्रीज हो जाएगी. एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट अगेन राइट वर्ड, और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से प्राइसेस और आपकी इंक्रीज होंगे. अब कीन्स कहता है कि इकोनॉमी के अंदर जब ये देखें, ये आपके पास क्या y1 है, y इज
एग्रीगेट आउटपुट और जीडीपी। ये हमारे पास क्या वाई टू, ये हमारे पास क्या वाई बार। ठीक है, तो वाई बार को कीन्स कहता है, ये क्या चीज़ है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है, पोटेंशियल आउटपुट मींस आपकी कंट्री में जितना डिमांड था आपने उतना सप्लाई कर दिया। आपने अपनी कंट्री के अंदर जितने भी लेबर से, जितने भी रिसोर्सेज है, उन सबको आपने यूटिलाइज कर लिया, तो आपने वो आउटपुट प्रोड्यूस कर लिया जिसकी आपकी कंट्री के अंदर डिमांड थी। अब अगर आप एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करोगे तो उससे क्या होगा, उससे कंट्री के अंदर उसे कंज्यूम करने वाले नहीं होंगे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के बाद जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करता है, ठीक है, तो अब अगर एग्रीगेट डिमांड आपका इंक्रीज होगा, यानी एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट राइटवर्ड, तो इसका मतलब क्या होगा कि एग्रीगेट सप्लाई अब पॉजिटिव इंक्रीज नहीं हो रहा। जितना पोटेंशियल था वो आउटपुट आपने प्रोड्यूस कर लिया, जितनी डिमांड थी उतना आउटपुट आपने प्रोड्यूस कर लिया। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट के बाद जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका वर्टिकल शेप में चला जाता है। तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमेशा क्या होता है, आपका वर्टिकल होता है। अब ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। अब देखें, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो राइज इन प्राइस आ रहा है, इस प्राइस को कीन्स कहता है ये ट्रू इन्फ्लेशन है। तो ये जो इंक्रीज इन प्राइस लेवल है, इसे कीन्स क्या कहता है, इसे कीन्स एक्सप्लेन करता है ट्रू इन्फ्लेशन और ट्रू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी कि जो ये राइज इन प्राइस है या ये राइज इन प्राइस है, ये इतना रैपिडली इंक्रीज नहीं है, और प्राइसेस में इंक्रीज प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत नेसेसरी होता है। इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए इंक्रीज इन प्राइसेस स्मॉल लेवल पे नेसेसरी होता है। बट ये जो आपका राइज होता है आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, इसे कीन्स क्या कहता है, रैपिडली इंक्रीज और सब्सटेंशली इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। तो कीन्स कहता है कि ये जो राइज इन प्राइस है, ये क्या आपके पास इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो ये कीन्स कहता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो ट्रू डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है वो कहाँ पर होता है, आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट मीन्स जितनी आपकी कंट्री के अंदर पोटेंशियल था, वो तमाम पोटेंशियल को आपने यूटिलाइज कर लिया और वो आउटपुट आपने प्रोड्यूस कर लिया, कि जिसके बाद आप आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर आपके पास 10 लेबर्स हैं और 10 लेबर्स को आपने हायर कर लिया, तो 11 तो लेबर ही नहीं है। अब अगर डिमांड बढ़ेगी भी तो इसका मतलब क्या है कि आप सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट के बाद अगर एग्रीगेट डिमांड आपका इंक्रीज होता है, तो उससे प्राइसेस के अंदर जो राइज होता है वो क्या होता है, आपका रैपिडली इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। तो इस राइज इन प्राइस को कीन्स क्या कहता है, ट्रू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, और जो रिमेनिंग इकोनॉमिस्ट हैं वो इसको भी इन्फ्लेशन कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी कि डिमांड इंक्रीज होने से प्राइसेस में जो भी चेंज आता है वो क्या चीज़ है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सिर्फ ओनली कीन्स क्या कहता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन स्टार्ट होता है आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपका राइज होगा ड्यू टू एग्रीगेट गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज। आपकी कंट्री के अंदर प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग आपके पास बहुत ज़्यादा करे। जिस तरह पाकिस्तान में 2000 से लेकर 2010 तक जो इन्फ्लेशन था, वो सारा इन्फ्लेशन आपके पास क्या था, वो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन था। अब वो इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन 2007-8 के अंदर मोर देन 20% था, लेकिन वो इतना हेवी फील नहीं होता था। वो क्यों नहीं होता था, क्योंकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इतना नहीं होता। इतना क्यों नहीं होता, क्योंकि इन्फ्लेशन तो डिमांड पुल अराइज कर रहा है, बट यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल आपके पास क्या है, बहुत लो है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास क्या है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंदर प्राइसेस तो बहुत हाई होती हैं, बट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है वो क्या होता है, आपके पास लो होता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इतना वर्स नहीं लगता इकोनॉमी में। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, लो होती है। प्राइसेस तो बहुत हाई होती हैं, बट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, लो होती है। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का जो रिजल्ट होता है उसे कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन इंक्रीज इन प्राइसेस की एक सिचुएशन है जिसके अंदर प्राइस लेवल तो बहुत ज़्यादा होता है, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके पास क्या होता है, इतना वर्स नहीं होता। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन लीड्स टू हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये था इन्फ्लेशन ड्यू टू डिमांड फैक्टर। अब हम आते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन
कंट्री के अंदर अराइज कर जाए उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में आजकल जो इन्फ्लेशन है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ज़्यादा वर्स क्यों होता है ये भी हम डिस्कस करते हैं, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के रीजंस क्या होते हैं इनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो वाई एक्सिस जनरल प्राइस लेवल और सीपीआई, एक्स एक्सिस जीडीपी और आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के जो रीजंस होते हैं, पहला रीजन क्या होता है, पहला रीजन होता है आपके पास ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, फर्म्स जो इनपुट को परचेज कर रही है उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं। हर फर्म का बजट आपका फिक्स होता है कि इस साल मैंने अपने इनपुट्स के ऊपर कितना अमाउंट स्पेंड करना। अब इनपुट की प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो फर्म क्या करेगा, कम इनपुट्स को परचेज करेगा। जब वो कम इनपुट्स को परचेज करेगा इसका मतलब क्या होगा कि सप्लाई करो शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज का मतलब क्या है कि आप पाकिस्तान में देखें पिछले 3 सालों से गवर्नमेंट हर साल टैक्सेस को इंक्रीज करती जा रही है। तो टैक्स इंक्रीज होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रही है आपके पास, इंक्रीज हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने से हमारी जो डोमेस्टिक फैक्ट्रीज हैं वो मार्केट के अंदर कम्पीट नहीं कर पाती, क्योंकि इंपोर्ट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं। चाइना की, इंडिया की और यूरोपियन हर कंट्री की प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल हैं। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे अगर टैक्स लगेगा तो वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं वो मार्केट के अंदर फॉरेन कंट्रीज़ की प्रोडक्ट्स को कम्पीट नहीं कर पाएंगे, और वो इंडस्ट्रीज सारी क्या हो जाएंगी आपकी, शट डाउन हो जाएगी। उनके शट डाउन होने की वजह से सप्लाई डिक्रीज, सप्लाई करो शिफ्ट लेफ्टवर्ड। सप्लाई करो शिफ्ट लेफ्टवर्ड का मतलब क्या हुआ कि प्राइस लेवल पहले P1 था, अब प्राइस लेवल आपके पास क्या है, P2 है। तो P1 एंड P2। तो आउटपुट पहले हमारे पास क्या था, Y1 था, अब आउटपुट हमारे पास क्या है, Y2। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, प्राइस लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ आउटपुट क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। आउटपुट डिक्रीज होता है, फर्म्स लेस इनपुट्स को परचेज करती है। जब वो लेस इनपुट को परचेज कर रही है इसका मतलब क्या है आपके पास के फर्म लेबर की डिमांड कम करी, फर्म कम लेबर्स को क्या कर रही है, हायर कर रही है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में प्राइस लेवल भी इंक्रीज होता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट विद हाई इन्फ्लेशन। ठीक है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन लीड क्या करता है, अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपकी कंट्री के अंदर रहे, किसी भी कंट्री के अंदर रहे, जैसे स्टार्ट होता है, देखिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन लीड क्या करता है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि लोगों का इनकम लेवल डिक्रीज हो रहा है। जब इनकम लेवल डिक्रीज होता है तो लोग मार्केट के अंदर गुड्स की डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। गुड को परचेज करने के लिए उनके पास अमाउंट नहीं होता। जब मार्केट के अंदर गुड्स सेल नहीं होती हैं तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो मार्केट में बिजनेस कर रहे होते हैं, वो मोर गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते। मोर गुड को प्रोड्यूस नहीं करने का मतलब क्या है कि मोर अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कंट्री के अंदर अराइज करेगा। तो ये सर्किल आपको चलता रहेगा, लोगों का इनकम लेवल इतना कम हो जाएगा कि अब हाई प्राइसेस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि प्राइसेस कम हो रही हैं लेकिन फिर भी लोग उन गुड्स को परचेज नहीं कर सकते। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन लीड क्या कर रहा होता है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट विद हाई प्राइसेस। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की जो वर्स शेप होती है उसे कहा जाता है स्टेगफ्लेशन। स्टेगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस लेवल तो कम हो रही है, यानी प्राइसेस आपकी इंक्रीज हो गई हैं, हाई हो गई हैं, हाई होने के बाद प्राइसेस आपकी डिक्रीज हो रही हैं, लेकिन लोगों का इनकम लेवल इंक्रीज ना होने की वजह से, हाई अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग उन गुड्स को परचेज नहीं कर पा रहे। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, स्टेगफ्लेशन। स्टेगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा कम होती है, गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज होकर अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाती है, और फिर गुड की प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती है, और लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है, प्राइसेस कम हो रही हैं लेकिन उनकी परचेजिंग पावर उन गुड्स को परचेज करने के बराबर नहीं होती। तो स्टैगफ्लेशन के अंदर हाई अनएम्प्लॉयमेंट और लो प्राइसेस का मतलब क्या होता है कि प्राइसेस मैक्सिमम पे पहुंचकर क्या होगी आपके पास, अब फॉल की तरफ मूव कर रही है। तो स्टैगफ्लेशन रिजल्ट ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मेन रीजन क्या होता है, इंक्रीज इन इनपुट
प्राइसेस ऑफ इनपुट यूज इन प्रोडक्शन। दूसरा जो रीज़न होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का, वो होता है आपका इम्परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट। तो इम्परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, इन मार्केट्स का मतलब क्या होता है, ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये आर्टिफिशियली सप्लाई को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में देखा आपने कि पिछले साल एक कमीशन बना था, उस कमीशन के जो रिजल्ट थे उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में जो वीट माफिया है, फ्लोर माफिया और जो शुगर माफिया, उन्होंने 2019 के अंदर आर्टिफिशियली शुगर और वीट की सप्लाई को डिक्रीज किया। सप्लाई को उन्होंने डिक्रीज किया, सप्लाई डिक्रीज किया और प्राइसेस इंक्रीज हो गई। प्राइसेस इंक्रीज होने के बाद उन्होंने क्या किया, प्राइसेस को फिक्स कर दिया। प्राइस को फिक्स करने के बाद उन्होंने वीट और शुगर को क्या किया, फॉरेन कंट्री अफगानिस्तान के अंदर हाई प्राइसेस में उन्होंने एक्सपोर्ट किया। और उन लोगों ने क्या किया, पाकिस्तान के लिए हाई प्राइसेस में शुगर और जो वीट है वो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर लिया। तो खामखा की एक्सपोर्ट और खामखा की इंपोर्ट, इस प्रैक्टिस की वजह से जो डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स है उन पे जो वीट की प्राइसेस भी अब संभली नहीं जा रही है, ना ही शुगर की प्राइसेस कंट्रोल में आ रही हैं। ठीक है, तो सेकंड जो रीज़न होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का, वो क्या होता है आपका इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट और ओलिगोपोली। तो जो आपके पास फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, आर्टिफिशियली सप्लाई को डिक्रीज करती हैं, और मार्केट के अंदर जैसे सप्लाई डिक्रीज होगी, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इंक्रीज प्राइसेस। तो इन्फ्लेशन की दो टाइप्स होती हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अराइज करता है ड्यू टू फैक्टर्स ऑफ डिमांड और ड्यू टू फैक्टर्स ऑफ सप्लाई। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इतना वर्स इम्पैक्ट नहीं करती, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोलेबल होती है। आप इसे क्विकली इसी सीजन के अंदर आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल किस तरह किया जाता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम कर दें, गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट को मुश्किल कर दे, यानी कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दे, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट फिजिकल पॉलिसी, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में एग्रीगेट आउटपुट डिक्रीज नहीं होता, इससे इकोनॉमी पे इतना वर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए होता है, क्योंकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आपका आउटपुट भी डिक्रीज हो रहा होता है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कंपेयर टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन इकोनॉमी पे ज़्यादा वर्स इम्पैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, देखें इन्फ्लेशन को हम कहते हैं, एक इन्फ्लेशन होता है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और एक इन्फ्लेशन होता है अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। अब करंट जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, उस सिचुएशन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में इन्फ्लेशन अगर 8.6 चल रहा है, तो आपसे कहा जाएगा फोरकास्ट करें तो आपका आंसर क्या होगा कि पाकिस्तान में जो नेक्स्ट मंथ इन्फ्लेशन होगा वो भी आपके पास 8 और 9% के आसपास होगा। तो नेक्स्ट मंथ जो इन्फ्लेशन 8 और 9% है, ये इन्फ्लेशन क्या आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है। बट अगर नेक्स्ट मंथ इन्फ्लेशन 12% आ जाए तो वो 12% क्या होगा आपका अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन मीन्स अगर आपकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं 8% से, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या अज्यूम करोगे कि नेक्स्ट मंथ इन्फ्लेशन क्या होगा आपके पास 8% से इंक्रीज होगा। बट नेक्स्ट मंथ इन्फ्लेशन आप एस्टिमेट कर रहे थे 8% और इन्फ्लेशन आपका राइज कर गया 12% पे, तो वो जो 12% इन्फ्लेशन होगा वो आपका क्या होगा अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो किसी भी कंट्री में जब भी इन्फ्लेशन अराइज कर रहा होता है तो उसकी जो मेन कॉस्ट होती है वो क्या होती है, डिक्रीज इन प्राइस लेवल, और इसे क्या कहा जाता है आपका डिक्रीज इन रियल बैलेंसेस। देखिए जब भी इन्फ्लेशन राइज करेगा रियल बैलेंसेस डिक्रीज होंगे। रियल बैलेंसेस डिक्रीज होने का मतलब क्या है, हम हर चीज़ को रियल टर्म के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब क्या होता है, नोबल इनकम डिवाइड बाय प्राइस लेवल। तो इनकम को हम रियल टर्म के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब भी हम वेजेस की बात करते हैं तो हम वेजेस की बात नहीं कर रहे होते, हम किसकी बात कर रहे होते हैं, रियल वेजेस। तो रियल वेजेस का मतलब क्या है, वेजेस डिवाइड बाय प्राइस लेवल। ठीक है, अभी हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया, हम नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं करते, हम किसकी बात कर रहे होते हैं, रियल जीडीपी की बात करते हैं। और रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है, रियल जीडीपी का मतलब होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेटर और
प्राइस इंडेक्स। तो हम इकोनॉमिक्स के अंदर हर वेरिएबल को रियल टर्म के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। नॉर्मल जीडीपी डिवाइड बाय जीडीपी डिफलेटर हमारे पास क्या होता है, रियल जीडीपी, और वाई सिंबल ऑफ रियल जीडीपी। तो जब भी प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे रियल टर्म में क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। रियल वेजेस आपकी डिक्रीज हो जाएंगी। आपकी वेजेस डिक्रीज नहीं हो रही हैं, प्राइसेस के इंक्रीज होने की वजह से आपके जो रियल वेजेस है वो डिक्रीज हो रही हैं। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की जो इनकम है वो तो सेम है, बट प्राइस के बढ़ने से उनकी रियल इनकम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी तो राइज हो रही है, यानी करंट प्राइसेस और करंट क्वांटिटी के टर्म में देखें वो तो राइज हो रहा है, बट रियल टर्म के अंदर हमारी जो रियल जीडीपी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल। तो जब भी प्राइस लेवल इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन की जो कॉस्ट है, मैन जो कॉस्ट है, वो हमारे पास क्या है, डिक्रीज इन रियल बैलेंसेस। तो रियल बैलेंसेस डिक्रीज होने का मतलब क्या है, आपके पास परचेजिंग परचेजिंग पावर ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स क्या हो जाती है आपके पास, डिक्रीज। तो कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर भी डिक्रीज हो जाती है, जो बिजनेस होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनकी परचेजिंग पावर भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। जब उनकी परचेजिंग पावर डिक्रीज होती है तो वो क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। प्रोडक्शन डिक्रीज करने से मोर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, और इकोनॉमी में जो रिसेशन आता है, रिसेशन फॉरवर्ड बाय मोर रिसेशन। ठीक है, सर यस। सर आप ये दोबारा रिपीट करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को? कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन में जो हमने फर्स्ट कॉस्ट पढ़ी, मैन जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, डिक्रीज इन रियल बैलेंसेस। तो डिक्रीज इन रियल बैलेंसेस मीन्स हम किसी भी वेरिएबल को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं उसे नॉमिनल टर्म में नहीं करते, हम उसे किस टर्म में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, रियल टर्म के अंदर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। हम कभी इनकम की बात नहीं करते, हम किसकी बात कर रहे होते हैं, रियल इनकम की बात करते हैं। ठीक है, तो रियल इनकम क्या होता है, इनकम डिवाइड बाय प्राइसेस। अगर आपने एक्स गुड परचेज करनी है तो एक्स गुड की आप कितनी क्वांटिटी परचेज करोगे, ये लेट्स सपोज प्राइस ऑफ एक्स आपके पास क्या है, 5 है, और आपकी इनकम क्या है, आपकी इनकम है 10। तो एक्स गुड को परचेज करने के लिए आपकी परचेजिंग पावर क्या है, इसका आंसर कौन देगा, आपकी रियल इनकम। तो आई तो आपकी नॉर्मल इनकम है, लेकिन आप इनकम को पी एक्स से डिवाइड करोगे, आई डिवाइड बाय पी एक्स, यानी कि 10 डिवाइड बाय 5, आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 2। तो ये 2 आपको क्या आंसर दे रहा है, आप एक्स की 2 क्वांटिटीज परचेज कर सकते हो, है ना। तो ये आप रियल टर्म में आप बता रहे हो आपका इनकम लेवल। इसी तरह इनकम आपकी सेम है, प्राइस 5 से इंक्रीज होकर 8 हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप 2 क्वांटिटीज भी परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपकी रियल इनकम क्या हो गई है, 10 डिवाइड बाय 8। तो हम जब वेरिएबल्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं नॉमिनल टर्म में नहीं करते, हम किस में कर रहे होते हैं, रियल टर्म में। इसी तरह डब्ल्यू और पी क्या चीज़ है, वेजेस डिवाइड बाय प्राइस लेवल। और इसी तरह वेल्थ भी हम क्या करते हैं, रियल वेल्थ की बात कर रहे होते हैं। रियल वेल्थ क्या होता है, वेल्थ डिवाइड बाय प्राइस लेवल। और हम जब कंट्री की बात कर रहे होते हैं तो हम नॉमिनल जीडीपी कभी भी एक्सप्लेन नहीं करते। वाई क्या चीज़ है, वाई सिंबल ऑफ रियल जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी इज नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस लेवल। तो जब भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, हमारे रियल बैलेंसेस डिक्रीज हो जाते हैं। रियल बैलेंसेस मींस रियल इनकम, रियल वेजेस, रियल जीडीपी, रियल वेल्थ। और इन सब का आंसर क्या होता है कि हमारी जो परचेजिंग पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। परचेजिंग पावर डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि सिर्फ कंज्यूमर की परचेजिंग पावर डिक्रीज नहीं हो रही है, प्रोड्यूसर्स की परचेजिंग पावर्स भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और प्रोड्यूसर की परचेजिंग पावर डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि आप प्रोड्यूसर्स इनपुट्स की क्वांटिटी कम कर देगा। अब वो कम इनपुट परचेज करेगा, सप्लाई और डिक्रीज होगी। तो जो इन्फ्लेशन की वजह से रियल बैलेंसेस डिक्रीज होते हैं, उससे इकोनॉमी में क्या आता है, रिसेशन होता है। और अगर ये रिसेशन ड्यू टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है तो रिसेशन फॉरवर्ड बाय मोर रिसेशन, ये रिसेशन आपका खत्म नहीं होगा, रिसेशन और ज्यादा रिसेशन की तरफ मूव करेगा, और क्या होगा आपके पास, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सेकंड कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होती है, मेन्यू कॉस्ट। देखिए मेन्यू कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन की जो मेन कॉस्ट है वो क्या आपके पास, डिक्रीज इन रियल बैलेंसेस और डिक्रीज इन परचेजिंग पावर। देखिए मेन्यू कॉस्ट क्या होता है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको क्या शो किया जाता है, आपको एक मेन्यू शो किया जाता है ना। उस मेन्यू में क्या होता है, उस मेन्यू के अंदर जो रेस्टोरेंट में जितने भी फूड आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस क्या होती हैं, वहाँ पर लिखी होती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें कि आईयूबीएम साल में
एक मरतबा एडमिशन देता है। अब एक मरतबा जो एडमिशन दे रहा होता है वो किसको देता है? 4 ईयर प्रोग्राम्स को देता है, बीएस, बीबीए, ठीक है। इसके अलावा आईबीएम में दो बायनवली आपके पास क्या होते हैं? एडमिशन्स होते हैं, यानी कि जो एमबीए वाले होते हैं उनके साल में 2 मरतबा एडमिशन होते हैं ना उनका। फाल में तो सबका होता है, उनका स्प्रिंग में भी क्या होता है? एडमिशन होता है। तो आईबीएम साल में एक मरतबा कैटलॉग प्रिंट करता है। तो आईबीएम जो कैटलॉग प्रिंट कर रहा होता है उस कैटलॉग के अंदर क्या होता है? उस कैटलॉग के अंदर आपके पूरे साल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, पूरे साल के अंदर जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं, आपके जो सेमेस्टर्स हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, जितनी भी आपकी फैसिलिटीज़ आईबीएम आपको प्रोवाइड कर रहा है उनकी प्राइसेस क्या होती हैं? मेंशन होती हैं। अब वो कैटलॉग क्या होगा आपके पास कि साल में जितने भी बच्चे आ रहे हैं उन सब बच्चों के लिए वो कैटलॉग आईबीएम एक मरतबा प्रिंट कर रहा होता है। अब अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो जो कैटलॉग है वो फॉल वालों को तो चला गया, अब जो स्प्रिंग में जो बच्चे आ रहे हैं वो कैटलॉग आप स्प्रिंग वालों को नहीं दे सकते। तो स्प्रिंग वालों के लिए आपने क्या करना होगा? एक नया कैटलॉग प्रिंट करना होगा, ठीक है। इसी तरह जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, चाहे वो सोनी हो, चाहे वो मित्सुबिशी हो, चाहे वो सुजुकी हो, चाहे और दूसरी कोई आपके पास कंपनी हो, ये भी साल में एक मरतबा अपना कैटलॉग क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। अब सोनी का जो कैटलॉग होगा या सैमसंग का जो कैटलॉग होगा या जो पाकिस्तानी कंपनीज है डॉलेंस, पेल, इनका को कैटलॉग होगा तो इनका कैटलॉग का मतलब क्या होगा? इनकी पूरी एक बुक होती है, 400-500 पेजेस की बुक होती है, क्योंकि ये कोई एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। इनके पास क्या होता है? सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सारी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस क्या करता है आपके पास? पाकिस्तानी कंपनी डेल, ओरिएंट, पेल और बहुत सारी और भी पाकिस्तान की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही होती है। अब इनके कैटलॉग में क्या लिखा होगा? जो आइटम नंबर 1 है, यानी कि आपके पास एसी, आपके पास 15-20 टाइप के एसी ये लोग क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो उनके कैटलॉग में हर एसी की डिस्क्रिप्शन होगी, उनकी फिजिबिलिटी होगी, उनकी आपके पास प्राइसेस होंगी, है ना। और ये जो कैटलॉग होता है, एक कैटलॉग डॉलेंस कंपनी को या सोनी कंपनी का जो एक कैटलॉग होगा वो मोर देन 1000 पेजेस पर होगा, क्योंकि सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई आपके पास कैटेगरी नहीं है जिसकी प्रोडक्ट सोनी प्रोड्यूस नहीं करता। अब इनके एक जो कैटलॉग होगा वो आपके पास बहुत एक्सपेंसिव पेपर के ऊपर होता है और ये पूरे वर्ल्ड के लिए क्या करते हैं? प्रिंट कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तानी कंपनीज भी पूरे वर्ल्ड के लिए क्या करते हैं? ये कैटलॉग को प्रिंट करते हैं। एक कैटलॉग में कम से कम भी इनकी जो प्राइस आती है मोर देन 10,000, एक कैटलॉग में इनकी क्या आती है? प्राइस आती है। तो पूरे वर्ल्ड का मतलब आप देखें कितने आपके पास मिलियन में ये कैटलॉग प्रिंट करते हैं। अब अगर अगले महीने इन्फ्लेशन आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोनी या डॉलेंस अपनी कैटलॉग के अंदर जो प्राइसेस उसने लिखी हैं उन प्राइसेस में स्टिकर लगा के तो नहीं बेच सकती है ना। डेफिनेटली इनको क्या करना पड़ेगा? न्यू कैटलॉग प्रिंट करना पड़ेगा और पूरी दुनिया में जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको सेंड करना पड़ेगा। तो प्राइसेस जब भी इंक्रीज होती हैं तो मेन्यू कॉस्ट क्या होता है? मेन्यू कॉस्ट रिलेट कर रहा होता है जो फर्म्स होती हैं उनकी प्राइस लिस्ट पे, उनकी कैटलॉग पे, उन्हें न्यू कैटलॉग क्या करना होता है? प्रिंट करना पड़ जाता है, ठीक है। तो मेन्यू कॉस्ट क्या रिलेट कर रहा होता है? ड्यू टू इन्फ्लेशन प्रिंटिंग कॉस्ट इंक्रीज। प्रिंटिंग कॉस्ट की चीज़ की? प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ मेन्यू कह सकते हैं आप, प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ कैटलॉग। तो अगर हर महीने इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? उनकी प्राइसेस हर महीने क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। हर महीने इंक्रीज हो रही है तो हर महीने उन्होंने न्यू कैटलॉग, तो ये जो कैटलॉग को प्रिंट करने की इनको कॉस्ट पड़ रही है वो क्या पड़ी आपके पास? एडिशनल कॉस्ट ये लोग बियर कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड जो कॉस्ट होती है इन्फ्लेशन की वो क्या होती है आपके पास? मेन्यू कॉस्ट, ठीक है। इन्फ्लेशन की एक और कॉस्ट होती है उसे कहा जाता है शू लेदर कॉस्ट। इन्फ्लेशन की इस कॉस्ट को शू लेदर कॉस्ट कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, हम हर इंडिविजुअल अपनी जो ग्रोसरी परचेज करने के लिए कुछ अमाउंट अपने घरों में रखते हैं, अपनी पॉकेट के अंदर कुछ अमाउंट हर बंदा क्या करता है? अपना सेव कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो आपका जो घर का खर्चा था, ग्रोसरी जो परचेज करते थे जिसके लिए आप 30,000 रुपीज़ आपने रखा था, या डेली परचेजेस के लिए आप 5-10 हज़ार रुपये घर में आप छोड़ के जाते थे, तो अब क्या होगा आपके पास? जब गुड्स की प्राइसेस बढ़ेंगी तो इसका मतलब क्या है कि अब आप 5-6 हज़ार या 30-40 हज़ार रुपये आपने नहीं रखने। अब वो जो 30 हज़ार में आप मंथली जो शॉपिंग करते थे अब वो शॉपिंग कितने में हो रही है? प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से 50,000 या 60,000 में। और इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइसेस जितनी मरतब इंक्रीज होंगी आपकी एक एडिशनल ट्रांजेक्शन इंक्रीज होगी।
आपने पैसे रखे हुए 20,000, अब प्राइसेस इंक्रीज हो गए, इसका मतलब क्या है कि अब आपने दोबारा बैंक जाना है और बैंक जाकर आपने अमाउंट आपने क्या करना है, विदड्रॉ करना है। तो बैंक प्राइसेस जितनी ज़्यादा इंक्रीज होती हैं, आपकी बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस क्या होती है उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती हैं। आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, तो इशू लेदर कॉस्ट उस वक्त की कॉस्ट है जब ये एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग्स नहीं थी। तो वह उस वक्त जो मनी को विड्रॉ कराना होता था, हम क्या करते थे, हम स्पेसिफिक बैंक जाते थे और बैंक से अमाउंट क्या करते थे, विड्रॉ करते थे। तो जितनी प्राइसेस इंक्रीज होंगी आपके बैंक के उतने ज़्यादा चक्कर लगेंगे। तो बैंक में जाने का मतलब क्या है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपका टाइम आपका स्पेंड होगा। तो ये जो एडिशनल कॉस्ट है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस मोर ट्रांजेक्शन्स विद बैंक इज शू लेदर कॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा जो फोर्थ कॉस्ट है इन्फ्लेशन की, उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन टैक्स। इन्फ्लेशन टैक्स भी कहा जाता है और टैक्स कोड भी कहा जाता है। ठीक है, तो टैक्स कोड भी कहा जाता है और इसे इन्फ्लेशन टैक्स भी कहा जाता है। कि इन्फ्लेशन टैक्स और टैक्स कोड क्या होता है? इन्फ्लेशन टैक्स होता है आपके पास, इसे कॉर्पोरेट टैक्स भी कहा जाता है। देखिए, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो ये जो आपको डिविडेंड मिलता है, या आप बैंक में जो पैसे रखते हो, आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है, ये जो इंटरेस्ट क्या होता है और ये जो डिविडेंड क्या होता है, ये दोनों को ट्रीट किया जाता है एज अ प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट टैक्स होता है, प्रॉफिट टैक्स हर कंट्री में क्या होता है आपके पास 50% और मोर देन 50% होता है। यूरोपियन कंट्रीज में ये 60 to 70% है। पाकिस्तान में प्रॉफिट टैक्स 40% है। तो अगर आपने 100 रुपये बैंक में रखे हैं 5% इंटरेस्ट है, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 5 रुपये मिला ना। तो 5 रुपये आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आपने शेयर परचेज किया और आपको 100 का डिविडेंड मिला, तो प्रॉफिट टैक्स का मतलब क्या है कि उस 100 रुपीज़ पे प्रॉफिट मिलेगा। अगर पाकिस्तान में 40% है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 आपका क्या है, प्रॉफिट है, उसका 40% क्या हो गया, 40 रुपीज़। तो आपको 100 नहीं मिले, आपको कितने मिले, 60 मिले। 40 गवर्नमेंट ने डिडक्ट कर लिए एज अ प्रॉफिट टैक्स। ठीक है, इसी तरह ये जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट अगर आपको 100 में से 5 मिलना था तो आपको 5 नहीं मिलता। 40% अगर इंटरेस्ट है तो आपको कितना मिलेगा, 3 रुपीज़ मिलेगा। 2 कहाँ चला जाएगा, 2 आपका चला जाएगा एज अ प्रॉफिट टैक्स चला जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्रॉफिट भी क्या होता है, एक प्राइस होती है। तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी आपके पास क्या है, प्राइस है। जिस तरह वेजेस प्राइस है, इस तरह इंटरेस्ट भी क्या है, प्राइस है। तो इंटरेस्ट इंक्रीज होता है और प्रॉफिट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जब भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन टैक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर 100 की जगह आपको 200 आपका प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप 40 रुपीज़ टैक्स नहीं दे रहे हो, आप कितना दे रहे हो, आप 80 रुपीज़ टैक्स दे रहे हो। तो इन्फ्लेशन की कॉस्ट एक क्या होती है कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से ये ना देखेंगे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्फ्लेशन के बढ़ने से इंटरेस्ट तो आपको ज़्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट टैक्स तो आपको ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन उस प्रॉफिट से जो चीज़ें आप परचेज कर रहे हो वो क्या आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और प्रॉफिट जो आपको मिल रहा है उसमें से प्रॉफिट टैक्स कट रहा होता है। तो जो इंक्रीज इन प्रॉफिट होता है वो किसी काम का नहीं होता। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लोग फॉरेन कंट्री से डॉलर बेचते हैं तो पाकिस्तानी को ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं ना। तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि जो फॉरेनर्स पाकिस्तान में डॉलर्स भेज रहे हैं उनका पर्पज़ क्या है कि अपनी फैमिली को क्या करें, ये लोग बेटर ऑफ करें। अब आप जब आप वहाँ से भेज रहे हो तो उस पर टैक्स कट रहा होता है ना। अगर आप ज़्यादा भेजोगे तो टैक्स भी क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। अब जो इंक्रीज उनको मिल रहा है 15-20 रुपए का, उससे ज़्यादा तो यहाँ पर प्राइसेस बढ़ी हैं, और जो 15-20 है उनमें से आपका क्या होगा, 40% तो टैक्स कट गया। यानी कि आपको 20 रुपये आपको ज़्यादा नहीं मिले, आपको कितने मिले, 20 मिलने थे, आपको ज़्यादा कितने मिले, आपको 12 रुपये ज़्यादा मिले। और यहाँ जो प्राइसेस बढ़ रही हैं वो कितनी बढ़ रही हैं, वो 20 रुपये ज़्यादा बढ़ी। तो रियल टर्म के अंदर जो फॉरनर्स पाकिस्तान में पैसे बेच रहे होते हैं वो तो खुश हो रहे होते हैं कि मैं पहले 10 बेच रहा था, अब 20 बेच रहा हूँ। लेकिन पहले जो 10 रुपये इनको पूरे के पूरे मिल जाते थे, अब उनको जो 20 जो भेज रहा है उस 20 में से उनको कितना मिल रहा है, उनको 16 मिल रहा है। और जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो 10 रुपये में परचेज करते थे वो आप कितने में परचेज कर रहे हैं, 20 रुपये में परचेज कर रहे हैं। तो सिर्फ वो खुश हो रहा होता है कि मैं 10 की जगह 20 बेच रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो रिसीव कर रहा होता है वो रिसीवर्स को इतना बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट टैक्स भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ट्रांजेक्शन होती हैं, ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगी, ज़्यादा अमाउंट होगा, ज़्यादा आपको क्या होगा, आपको टैक्स पे करना होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड
इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की कॉस्ट इससे भी ज़्यादा वुड्स होती है। अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की वजह से होता है कि आपके पास जो आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन होता है उससे डील करने के लिए तो आपने कुछ ना कुछ प्लानिंग की होती है, लेकिन जो इन्फ्लेशन हो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हो तो इससे क्या होता है, आपके जितने भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होते हैं, आपकी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती हैं वो सारी सारी क्या होती हैं आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि आपने प्लान ही नहीं किया हुआ। अब आप इस कॉस्ट को बियर ही नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके पास क्या है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी ज़्यादा। जिस तरह आप देखें जो पेट्रोल की प्राइसेस थी पिछले 2 हफ्तों में 2 मरतबा राइज हुई। एक मरतबा 5 रुपये राइज हुई, उसके बाद दोबारा आपके पास 5 से 6 रुपीज़ आपकी क्या हुई, राइज हुई। जो मंथ स्टार्ट हुआ था 112-13 का जो पेट्रोल था वो इस वक्त आप कितने में परचेज कर रहे हो, 130 में परचेज कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कहीं पर ट्रेवलिंग करने के लिए जा रहे थे, जो आपने बजट बनाया था वो बजट आपने क्या बनाया होगा, आपने बजट बनाया होगा कि इंटरनेशनली प्राइसेस में जो राइज आ रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस कितनी बढ़नी चाहिए, 5% या 10% बढ़नी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कितनी बढ़ी आपके पास, मोर देन 20% पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई। तो उससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और जो अदर आपके पास कॉस्ट है वो राइज हुई, वो आपके अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं था। तो आपके जो लॉन्ग टर्म के जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जितने भी आपके लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग्स होंगी वो सारी की सारी आपकी क्या होंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि अब वो आप उस बजट के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा जो फिक्स पेंशन वाले लोग होते हैं, पेंशन हमने डिस्कस किया था कि कोई भी शख्स रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद क्या मिलता है, उनकी फैमिली को गवर्नमेंट क्या करती है, पेंशन प्रोवाइड करी। तो पेंशन क्या होती है, आपकी सोशल सिक्योरिटी और ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती है। तो पेंशन उस हाउस होल्ड की क्या होती है, इनकम होती है। तो पेंशन आपको आपकी सैलरी का हाफ आपको मिलता है। अगर आप रिटायर हो गए 1 लाख रुपए में तो आपको कितना मिलता है, नियर 50,000 आपको क्या मिलता है, आपकी फैमिली को पेंशन मिल रहा होता है। अब पेंशन की अमाउंट फिक्स है, इन्फ्लेशन आपके पास क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं। तो पेंशन जो आपके पास फैमिलीज होती हैं उनको अपना सर्वाइव करना उनके लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। इसीलिए इस मतलब आपने देखा होगा असेंबली में एक बजट एक जो प्रेजेंट हुआ है कि जो पेंशन है वो हाफ ना की जाए। पेंशन क्या किया जाए, आपके पास जितनी लास्ट सैलरी थी उतनी पेंशन की अमाउंट की जाए। तो अब ये एक्सेप्ट होता है या नहीं होता, ये आगे की बात है। ठीक है। ये था इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 2 के जो लास्ट 2 टॉपिक्स हैं वो हमारे पास क्या है, रियल इंटरेस्ट रेट एंड स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इज रेट ऑफ रिटर्न प्रॉमिस बाय बोरोवर टू लेंडर और प्रॉमिस बाय लेंडर टू बोरोवर। ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है इसका सिंबल होता है आई। आप बैंक में जाते हो तो बैंक वाला जो आपसे कहता है कि मेरे बैंक में आप अकाउंट ओपन करें, आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा या आपको 7% इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो जो इंटरेस्ट बता रहा था वो क्या बता रहा था, वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बता रहा होता है। तो जो आपका बैंक रेट है, बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट ये होता है स्टेट बैंक जो इंटरेस्ट रेट डिफाइन करता है। मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होती है तो स्टेट बैंक कहता है कि पाकिस्तान में इस वक्त इंटरेस्ट रेट कितना है, इस वक्त पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट कितना है, 7% है। ठीक है। तो 7% किस चीज़ का इंटरेस्ट रेट है, कमर्शियल बैंक अगर सेंट्रल बैंक से बोरो करती है वो आपके पास क्या है, बैंक रेट आपके पास क्या है, 7% है। अब कमर्शियल बैंक्स क्या करती हैं, आप अगर डिपॉजिट करते हो तो कमर्शियल बैंक आपके डिपॉजिट पे आपको क्या पे करती है, 5% पे कर रही होती है। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट 7% दे रहा है और कमर्शियल बैंक आपको क्या ऑफर कर रही है, 5%। तो 2% क्या होता है, कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट होता है। ठीक है। इसी तरह अगर आप बैंक से बोरो करने जाते हो तो कमर्शियल बैंक्स आपसे क्या चार्ज करती हैं, आपको 20% से 15% तक आपको क्या करती हैं, डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में चार्ज करती हैं। तो कमर्शियल बैंक जब इन्वेस्टमेंट कर रही है, गवर्नमेंट को 7%, स्टेट बैंक को 7% पे बोरो कर रही है और आपसे क्या कर रही है, 20 और 50% के अराउंड आपसे डील कर रही है। तो रिमेनिंग जो बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो कमर्शियल बैंक से क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट होता है जो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के दरमियान आपका रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो बैंक रेट आपका डिटरमाइन कर रहा होता है कि डिपॉजिट्स क्या होंगे और बोरिंग रेट क्या होंगे और लैंडिंग रेट क्या होंगे। अब आपने देखा होगा कुछ कमर्शियल बैंक आपको 5% ऑफर कर रही हैं, कुछ कमर्शियल बैंक आपको 6% ऑफर कर रही हैं। कोई भी कमर्शियल बैंक ऐसी नहीं होगी जो आपको 7% ऑफर करे, क्योंकि जो स्टेट बैंक का रेट 7% है तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे आपके पास उससे
कम रेट आपको ऑफर करेंगे। तो आप कहते हो अभी बैंक का इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है, वो हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा होता है, मीज़ान बैंक सबसे कम रिटर्न दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप उस बैंक को प्रेफर करते हो जिसमें रेट ऑफ रिटर्न के साथ क्या हो, अदर फैसिलिटीज़ की प्राइसेस क्या हो, मिनिमम हो, यानी कि जो सर्विस चार्जेस बैंक्स आपसे डिडक्ट कर रहे होते हैं, कुछ बैंक्स जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज़्यादा आपको पे करते हैं, लेकिन वो आपसे सर्विस चार्जेस क्या कर रहे होते हैं, ज़्यादा रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ बैंक्स क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट आपसे ज़्यादा चार्ज कम आपको पे कर रहे होते हैं आपके डिपॉजिट्स पे, बट उनकी सर्विस चार्जेस क्या होती हैं, कम होती हैं। तो आप इन सब चीज़ों को लेकर बैंक को सिलेक्ट करते हो किस बैंक के अंदर आपने अकाउंट ओपन करना है। देखिए हम बैंक में पैसे क्यों रखते हैं, हम बैंक में पैसे क्यों रखते हैं, ताकि हम अपनी फ्यूचर की परचेजिंग को हम क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें। हम बैंक में सेव क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिले और फ्यूचर के अंदर हमारी जो इनकम लेवल है वो इंक्रीज हो और हम उन एसेट को परचेज कर सकें जिन एसेट्स को हम अपनी इनकम से परचेज नहीं कर सकते। यानी कि आपने कार परचेज करना है तो कार हम अपनी इनकम से परचेज थोड़ी कर सकते हैं। कार परचेज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी इनकम का कुछ पोर्शन बैंक में सेव करते हैं, बैंक में सेव करते हैं। और जब आपकी सेविंग्स में इंटरेस्ट रेट प्लस होता रहता है और आपकी सेविंग इतनी हो जाती है कि कार की प्राइस की इक्वल हो, तो हम क्या करते हैं, कार परचेज कर लेते हैं और अदर एसेट्स, हाउस और फर्नीचर और दूसरी चीज़ें हम क्या कर रहे होते हैं, परचेज करते हैं। देखिए हम बैंक में पैसे क्यों सेव करते हैं, ताकि हम अपनी उन गुड्स को परचेज कर सकें जिनको हम परचेज नहीं कर सकते। तो बैंक को में जो सेविंग कर रहे होते हैं, हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से डिसीजन नहीं लेते, हम जो डिसीजन ले रहे होते हैं वो किससे ले रहे होते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट से डिसीजन लेते हैं। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट इज एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन और एडजस्टेड विद प्राइस लेवल। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 5% है और इन्फ्लेशन 2% है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन चीज़ों को परचेज करने के लिए हमने बैंक में पैसे रखे हैं, है ना, उनकी प्राइसेस क्या हो रही है, 2% से इंक्रीज हो रही हैं। तो उन चीज़ों को परचेज करने के लिए हमारी सेविंग कब इक्वल होगी, इसका आंसर हमें नॉर्मल इंटरेस्ट रेट नहीं देगा, उसका आंसर हमें कौन देगा, रियल इंटरेस्ट रेट देता है। तो रियल इंटरेस्ट रेट इज एडजस्टेड विद प्राइस लेवल, ठीक है। तो रियल इंटरेस्ट रेट जब हम किसी गुड के लिए कर रहे होते हैं तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बट अगर हम कंट्री का रियल इंटरेस्ट रेट निकालते हैं तो वो आपका नेगेटिव भी आ सकता है। लाइक देखें, इस वक्त बैंक आपको 5% दे रहे हैं और इन्फ्लेशन कितना है, इन्फ्लेशन 8% इन्फ्लेशन है, तो रियल इंटरेस्ट रेट आपका कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट आपको क्या बता रहा है, कि आपको बता रहा है कि आपको सेविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आप पैसे बैंक में रख रहे हो तो बैंक आपको इतना इंटरेस्ट नहीं दे रहा। अगर आप बैंक में रखने के बजाय इन गुड्स को परचेज कर लो, क्योंकि गुड की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं मोर देन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, 5% इंटरेस्ट है और 8% इन्फ्लेशन है। तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर लोगे, लैंड परचेज कर लोगे, फ्लीट परचेज कर लोगे, गोल्ड परचेज कर लोगे, तो इसका मतलब क्या होगा, इनकी प्राइसेस में ज़्यादा राइज हो रहा है। तो आपको जो फ़ायदा है वो बैंक में पैसे रखने से नहीं है, आपको फ़ायदा कहाँ पर है, इन फिजिकल एसेट्स को परचेज करने से। तो रियल इंटरेस्ट रेट हमें बता रहा होता है कि हमें इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी को परचेज करना है या नहीं करना। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन। और रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हमने परचेज करना है या नहीं करना, बैंक में पैसे रखना है या नहीं रखना, इसका आंसर हमें कौन दे रहा होता है, रियल इंटरेस्ट रेट। और आर, आर क्या होता है, आर इक्वल्स टू आई माइनस इन्फ्लेशन, ठीक है। तो रियल इंटरेस्ट रेट नॉर्मल इंटरेस्ट रेट माइनस वाई, इन्फ्लेशन का जो साइन होता है वो क्या होता है आपका, वाई होता है, ठीक है। तो रियल इंटरेस्ट रेट आर इक्वल्स टू आई नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस, ये क्या होता है आपका साइन ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगा, एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट होगा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है। इसी तरह इस इक्वेशन में अगर मैं आई निकालूं तो आई क्या होगा, आई इक्वल्स टू आर प्लस
इन्फ्लेशन। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं होता है, बट रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। ठीक है, देखें, जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स को मेजर कर रहे होते हैं तो विद रिस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट वेरिएबल्स की दो टाइप्स होती हैं। कुछ वेरिएबल्स को हम कहते हैं फ्लो वेरिएबल्स और कुछ वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, स्टॉक वेरिएबल। तो स्टॉक वेरिएबल्स क्या होते हैं और फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टॉक वेरिएबल्स उन वेरिएबल्स को कहा जाता है जिनको हम टाइम के किसी भी पॉइंट के अंदर मेजर कर सकते हैं। लाइक मैं आपसे पूछूं कि आपकी पॉकेट के अंदर कितना अमाउंट है, तो आप कहोगे मेरी पॉकेट में 500 रुपीज़ है। ठीक है, और अगर मैं आपको शाम में आपसे पूछूं कि तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं, तो इसका मतलब आप बताओगे मेरी जेब में 1000 रुपये। तो आपके अमाउंट, पॉकेट में कितने अमाउंट है, मैं कभी भी पूछूंगा आप उसी वक्त बता सकते हो कि आपके पॉकेट में कितने अमाउंट है। तो आपकी जो मनी है, मनी सप्लाई है, अगर आपसे कहा जाए पाकिस्तान के अंदर कितनी अमाउंट सर्कुलेट हो रही है, तो क्विकली इस वक्त हम बता देंगे पाकिस्तान में इतना अमाउंट सर्कुलेट हो रहा है। तो मनी सप्लाई क्या चीज़ है, एक स्टॉक वेरिएबल है। मैं आपसे कहूँगा आपकी वेल्थ कितनी है, तो आप कहोगे मेरी वेल्थ इतनी, मेरी वेल्थ है। आप कहोगे मेरे पास एक साइकिल है, उसकी ये वैल्यू है, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, उसकी ये वैल्यू है, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास लैपटॉप है, तो ये सारे आपके क्या है, फिजिकल एसेट्स हैं। तो आपसे मैं जब भी पूछूंगा तुम्हारी वेल्थ कितनी है, आप बता दोगे, आप बता सकोगे, आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज है। ठीक है, तो वो वेरिएबल्स जिनके न्यूमेरिक वैल्यूज हर टाइम पे अवेलेबल होते हैं, उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, स्टॉक वेरिएबल। तो स्टॉक वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कैन बी मेजर इट एनी टाइम ऑफ अब। ठीक है, तो एनी पॉइंट एट अ टाइम, तो मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो टाइम के किसी भी पॉइंट पे आप उस वेरिएबल को मेजर कर सको, उस वेरिएबल को क्या कहा जाता है, स्टॉक वेरिएबल। आप लोगों को इंटरेस्ट रेट कितना है आप बता दोगे, कल इंटरेस्ट रेट क्या होगा, या राइज होगा या फॉल होगा, आप आंसर दे दोगे। तो इंटरेस्ट रेट भी क्या आपका स्टॉक वेरिएबल है। मैं आपसे पूछूं कि इन्फ्लेशन कितना है, आप कहोगे कि 9% इन्फ्लेशन है। अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो आप बताओगे, बढ़ा के बता दोगे। मैं आपसे पूछूंगा पेट्रोल की प्राइस क्या है, तो आप बता दोगे 132 है। मैं आपसे कहूँ एक हफ्ते पहले प्राइसेस क्या थी, तो आप टाइम के किसी भी पॉइंट पे आपसे पूछूंगा प्राइसेस क्या है, तो आप बता दोगे। तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू जिनको आप टाइम के किसी भी पॉइंट पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उन वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है, स्टॉक वेरिएबल। तो मनी सप्लाई स्टॉक वेरिएबल है, प्राइसेस स्टॉक वेरिएबल है, इंटरेस्ट रेट स्टॉक वेरिएबल है, वेल्थ स्टॉक वेरिएबल है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट वेरिएबल्स को हम एक्सप्लेन करते हैं स्टॉक और फ्लो के अंदर। देखिए फ्लो क्या होता है, फ्लो वेरिएबल उन वेरिएबल्स को कहा जाता है जिनको हम टाइम के हर पॉइंट के ऊपर मेजर नहीं कर सकते। लाइक मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा, पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है इस वक्त 3.9 है। मैं अगले महीने पूछूंगा तो आप कहोगे 3.9 है। यानी इस पूरे साल में आप जितनी मतलब मैं आपसे पूछूंगा आप कहोगे पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी, 3.9। क्या इस साल के अंदर पाकिस्तान में कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है क्या, आप कहोगे प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन टाइम लेती है। एग्रीकल्चर के अंदर जो आपके फ्रूट्स, आपकी जो वेजिटेबल्स होती हैं, उनकी प्रोडक्शन में कम से कम 4 महीने लगते हैं। तो 4 महीने जब कंप्लीट नहीं होंगे तो मैं बता ही नहीं सकता कि मेरी जो सब्जियां हैं वो कितनी मैंने प्रोड्यूस की हैं। इसी तरह हर जो आपका फ्रूट होता है, चाहे वो मैंगो हो, ऑरेंजेस हो, एप्पल हो, साल में एक मरतबा क्या होता है, प्रोडक्शन दे रहा होता है। तो जब तक साल कंप्लीट नहीं होगा मैं आपको कैसे बताऊंगा कि मेरे जो दरख्त हैं उसके अंदर कितने मैंगोज प्रोड्यूस हुए हैं या कितने ऑरेंजेस प्रोड्यूस हुए हैं। तो जीडीपी और आउटपुट और प्रोडक्शन ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको टाइम के हर पॉइंट के ऊपर हम आंसर नहीं कर सकते। किसी भी फैक्ट्री में चले जाएं वहां पर हमेशा क्या होगा, प्रोडक्शन इन प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस प्रोसेस खत्म होगा तो फैक्ट्री का ओनर आपको बताएगा कि मैंने इतने आउटपुट इस महीने में प्रोड्यूस कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के हर पॉइंट के ऊपर आप बता नहीं सकते कि प्रोडक्शन कितनी है। प्रोडक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होगी आप आंसर नहीं दे सकते कि कितना आउटपुट आपका प्रोड्यूस हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम लगता है आपको आंसर देने में कि कितना आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन होता है ये एक फ्लो वेरिएबल होता है। ये जो जीडीपी होता है ये आपका क्या होता है, एक फ्लो वेरिएबल होता है। साल में एक मरतबा ही आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि जो आपके फ्रूट आइटम्स हैं वो साल में एक मरतबा आपके क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। हर 6 महीने के बाद आप प्रोडक्शन बताना शुरू करोगे तो 6 महीने में तो आउटपुट प्रोड्यूस हो गया, बाकी 6 महीने में तो आपके पास आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि जो साल में एक मरतबा क्या होती है आपके पास, फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है। तो ये प्रोडक्शन टाइम ले रही होती है। फ्रूट्स एक साल लेते हैं, वेजिटेबल्स 4 महीने लेती हैं,
वो जो फैक्ट्रीज हैं, ये फैक्ट्रीज भी अपना आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम महीना नहीं तो हफ्ता 2 हफ्ता तो लगता है ना। अगर आप किसी टेक्सटाइल गारमेंट कंपनी को ऑर्डर दे दें कि आपको 2000 कालीनें चाहिए, तो 2000 कालीनें चुटकी बजाते हुए नहीं बनाता, 2000 कालीनें बनाने में उसको टाइम लगता है। तो प्रोडक्शन किसी भी प्रोडक्ट की हो, प्रोडक्शन एक ऐसा वेरिएबल है जो टाइम के हर पॉइंट पे आप बता नहीं सकते। तो जिस वेरिएबल को आप टाइम के हर पॉइंट पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी कि वेरिएबल दैट कैन बी मेजर पर यूनिट ऑफ अ टाइम, उन वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है? फ्लो वेरिएबल। ठीक है। लाइक हमारी जो बुक है उसमें बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है। उसमें एग्जांपल दी हुई है एक बाल्टी है, एक टॉप, एक आपके पास क्या पॉट है, या आप बाल्टी देख लें, बाल्टी है और बाल्टी आपके नल नल के आपके पास क्या नीचे आपने रख दिया और नल आपने ऑन कर दिया। नल ऑन कर दिया, बाल्टी फुल हो गई है लेकिन नल आपका ऑफ नहीं है। तो बाल्टी आपकी फुल है, नल ऑन है, इसका मतलब क्या है कि पानी आपका ओवरफ्लो हो रहा है। मैं आपसे पूछूंगा बताओ इसमें कितना पानी है, तो आप बता ही नहीं सकते। तो जब तक नल ऑन है, वो बाल्टी का जो पानी है वो क्या होगा? आपका फ्लो वेरिएबल होगा। ठीक है। अब आपने नल ऑफ कर दिया, बाल्टी साइड में रख दी, तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर कितना पानी है। तो नल ऑफ हो गया तो आप आंसर दे सकते हो। पानी एक आपने गिलास निकाल के बाहर फेंक दिया, आप बता सकते हो। 2 गिलास निकाल के फेंक दिया, आप बता सकते हो। तो जब तक नल ऑन है, इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस के अंदर है, तो वो क्या होगा? आपका फ्लो हो गया। नल ऑफ होने का मतलब क्या है? आप कोई प्रोसेस नहीं है। तो आपके पास जो पैसे जेब में पड़े हुए हैं, अभी 10 रुपये पड़े हुए हैं, हो सकता है कुछ देर के बाद 500 रुपये पड़े हों, कुछ देर के बाद आपको 1000 रुपये पड़े हों, और कुछ देर के बाद दोबारा आपके पास 0 रुपये पड़े हों। तो आप हर वक्त बता सकते हो कि आपके पॉकेट में कितना अमाउंट है ना। तो मनी सप्लाई, वेल्थ, प्राइसेस, ये सब क्या है? स्टॉक वेरिएबल है। टाइम के किसी भी पॉइंट पे आप आंसर कर सकते हो, बट ये जो प्रोडक्शन आपके पास है, ये जो आपकी इनकम है, ये जो आपकी सेविंग है, ये सब क्या आपके पास? ये सारे के सारे आपके फ्लो वेरिएबल है। सेविंग फ्लो वेरिएबल क्यों है? क्योंकि सेविंग का मतलब क्या होता है? इनकम माइनस स्पेंडिंग। जब इनकम फ्लो वेरिएबल है तो सेविंग भी क्या होगा? आपका फ्लो वेरिएबल होगा, क्योंकि सेविंग डायरेक्टली रिलेट किससे कर रही होती है? इनकम से रिलेट कर रही होती है। तो सेविंग भी फ्लो वेरिएबल है, जीडीपी भी आपका क्या है? फ्लो वेरिएबल है। तो मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ऑफ फ्लो एंड